हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे सारे लोग। प्यारे बच्चों, अभी जो हमारा कहानी चल रहा है, अभी जो हमारी प्रोसेस चल रही है, फिलहाल 2 नंबर वाले प्रश्नों पे विशेष ध्यान है। कारण 2 नंबर वाले प्रश्न इतने जरूरी हैं, अगर आपको मैजिक नंबर प्राप्त करना है फिजिक्स में, मैजिक नंबर मतलब 90, तो 2 नंबर वाले प्रश्न, 5 नंबर वाले प्रश्न और फिर हमारी आती है ऑब्जेक्टिव की बारी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ऑब्जेक्टिव पे काफी मेहनत हुई है हमारी और ऑब्जेक्टिव की काफी पोर्शन अच्छी भी हो गई है और लगता है लोगों को स्कोर करने से भी मतलब आपको मालूम चल जाता होगा कि हमने कितना स्कोर करा है टेस्ट में। जैसे कि आज भी हमारे ऑफलाइन सेंटर पे टेस्ट था। ऑफलाइन सेंटर जो है हमारा आरा में, स्टेशन रोड कतीरा में है। 12 क्लास के बच्चे अगर कोई भी हो और आप अगर आके ऑफलाइन टेस्ट देना चाहते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी को मेजर करना चाहते हैं, तो आप सभी प्यारे भाइयों का हार्दिक स्वागत है। हमारा एड्रेस है स्टेशन रोड कतीरा, आरा। हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है बूम बूम फिजिक्स। तो आप सभी प्यारे भाइयों को मैं ये बताना चाहूंगा कि आप चाहे कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो ऑफलाइन सेंटर पे, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर हमसे जुड़े हुए हैं और आप चाहते हैं कि सर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी तैयारी कितनी हुई है, कैसे हुई है, तो आप प्लीज उस टेस्ट को ज्वाइन करिए। हफ्ते में मैं 3 दिन अब टेस्ट लूंगा और 3 दिन उनका सॉल्यूशन कराऊंगा, डिस्कस करूंगा। इससे आपकी तैयारी डे पर डे और स्ट्रांग होती चली जाएगी। और एक चीज और, हमारा नया साल का बैच जो कि वो विद्यार्थियों के लिए है जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, वे विद्यार्थी जो 2026 में पेपर देने वाले हैं, उन सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए 20 दिसंबर 2024 से हम लोग नया बैच ओपन कर रहे हैं और मैं डेमो शुरू कर रहा हूं 20 दिसंबर से सुबह 9 बजे हिंदी मीडियम बच्चों के लिए और सुबह 8 बजे इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए। तो आप सभी प्यारे भाइयों से अनुरोध है, विनती है कि प्लीज आप सभी लोग अपने प्यारे भाइयों को, अपने मित्रों को, अपने परिचय वाले लोगों को 20 तारीख से डेमो के लिए जरूर भेजिए। तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम लोग शुरू करते हैं ऑप्टिक्स। वो भी कौन सा, अरे मई गलती लग गई ले ये। आज ऑप्टिक्स नहीं, वेव ऑप्टिक्स होने वाला है सर। आज ऑप्टिक्स नहीं होने वाला गुरुजी, आज होने वाला हमारा वेव ऑप्टिक्स, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में लगा हुआ था। बिल्कुल, ऑप्टिक्स की सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देख चुके हैं। ऑप्टिक्स के जितने भी वैल्यूएबल क्वेश्चंस थे और जो आने वाले थे, लगता था जैसे कि ये तो भाई आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये नहीं याद है, ये नहीं याद है, वो सारे क्वेश्चंस मैंने करीब करीब करा दिए हैं। और ज्यादातर बच्चों को डर लगता है कौन से चैप्टर से, और वो चैप्टर आप लोगों के सामने है जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स, हिंदी में तरंग प्रकाशिकी। और मैं बताता हूं, आज 2 नंबर वाले प्रश्न जो है इस चैप्टर से भी आपके नहीं छूटेंगे। 2 नंबर वाले प्रश्न आज आपको इस जितने भी होंगे, मैं आज पॉसिबल 10-12 ही है, ज्यादा नहीं है, वो सारे मैं आपको करा दूंगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और जम के थोड़ा सा शेयर कर दीजिए अपने मित्र मंडली में, अपने फ्रेंड्स के पास, अपने कलीग के पास, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस सेशन को देख पाए, लाभ उठा पाए। ठीक है बच्चे, चलो मैं तब तक अपना जो है क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स खोल लेता हूं। चलो बच्चों, 12 का कब बंद होगा सर? सर टेस्ट में मेरा 68 सही है। तीन 68 सही है। ओके सरोज जी, कल रिजल्ट आ जाएगा सरोज जी, डोंट वरी, कल रिजल्ट आप लोगों का आ जाएगा, है ना? हाँ 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 सर, बाराती कहते हैं ना, बट रिजल्ट कब मिलेगी गुरुजी? कल मिल जाएगा रिजल्ट, कल बेटा रिजल्ट आप लोगों को मिल जाएगा, कल सभी प्यारे भाइयों का रिजल्ट मिल जाएगा। गुरुजी टेस्ट में गर्दा हो गई सभी लोगों का कल रिजल्ट आ जाएगा, सारे बच्चे जो है हमारे कल रिजल्ट दे लेंगे। सो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। चलिए ओके, तो चलिए सबसे पहला सवाल क्या है?
पहला सवाल जो हमारा चैप्टर 10 का है बेटा वो क्या है? प्रकाश के व्यतिकरण की शर्तों को लिखें। प्रकाश के व्यतिकरण की शर्तों को लिखें। बेटा पहला सवाल है हमारा, पहला सवाल है पुत्र हमारे, क्या है सवाल? कि प्रकाश के व्यतिकरण को शर्तों को लिखे। राइट कंडीशन ऑफ, अच्छा प्रकाश के, सॉरी यहां पर थोड़ा सा मतलब चेंज होगा, प्रकाश के संपोषी, प्रकाश के बेटा संपोषी व्यतिकरण की शर्तों को लिखें। राइट कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है बेटा, यहां पर है राइट कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना? ये बताइए बेटा कि संपोषी व्यतिकरण की शर्तों को लिखना है और ये 2 नंबर का सवाल है। कितने लोगों को लगता है कि आप इसका उत्तर दे पाइएगा? कितने लोगों को लगता है बेटा कि आप इसका उत्तर दे पाइएगा? है ना? बहुत खूबसूरत सवाल है, आसान भी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। और ऐसे प्रश्न जब एग्जामिनेशन में आएंगे तो आपको तुरंत ग्रेप करना होगा, उसको तुरंत से उसको उत्तर को लिखना होगा, क्योंकि सवाल जो है इजी है ना? देखो संपोषी की बात हो रही है, इसको आपको एक और नाम से पुकार सकता है, रचनात्मक। क्या पूछ सकता है? रचनात्मक। हो सकता है कि आपको संपोषी के जगह पे रचनात्मक शब्द का प्रयोग कर दे, तो रचनात्मक का अर्थ भी हमारा वही होता है, कंस्ट्रक्टिव, है ना बेटा? तो देखिए हमारी बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि संपोषी व्यतिकरण में दोनों तरंगे एक ही दिशा में जाती हैं और दोनों का आयाम भी बाबू एक ही दिशा में जाके इंपोज होता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि उनका आयाम अधिकतम हो जाता है। मतलब यह हुआ कि जब संपोषी व्यतिकरण होगा तरंगों के बीच तो उनके तीव्रता में बढ़ोतरी होगी, उनके आयाम में बढ़ोतरी होगी बेटा। और यह तभी संभव है जब दोनों तरंगों के बीच का कालांतर शून्य हो, या फिर ऐसे हो दोनों एक ही दिशा में, या फिर 2 पाई हो, 4 पाई हो, 8 पाई हो, 6 पाई हो। जब दोनों तरंगे सेम दिशा में जाएंगी, दोनों तरंगे जब एक ही डायरेक्शन में जाती हैं, तब जाके बेटा रचनात्मक हमारा, तब जाके संपोषी व्यतिकरण हमारा संभव हो पाता है। यानी कि पहला नंबर जो बात आया हमारा कि जो कालांतर होना चाहिए वो या तो 0 डिग्री होना चाहिए बेटा, या तो 2 पाई होना चाहिए, या तो 4 पाई होना चाहिए, या तो 6 पाई होना चाहिए, और ऐसे ही बातें आगे बढ़नी चाहिए। भाई ऐसे बोल दो ना कि सर जो कालांतर होना चाहिए ना वो पाई का बेटा समगुणक होना चाहिए। वो पाई का कौन सा गुणक होना चाहिए? समगुणक होना चाहिए। बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं सर। तो देखिए हम पहला उत्तर में लिखने वाले हैं, 2 शर्तें होती हैं, दोनों शर्तों के बारे में बात करेंगे कि प्रकाश के संपोषी व्यतिकरण की, प्रकाश के संपोषी व्यतिकरण की 2 शर्तें निम्नलिखित है बेटा। 2 शर्तें क्या है बेटा? निम्नलिखित है, जिसमें से पहला नंबर क्या है? जिसमें से पहला नंबर क्या है बेटा? कि कालांतर पाई का कौन गुणक होना चाहिए बेटा? समगुणक होना चाहिए, समगुणक होना चाहिए, समगुणक होना चाहिए, समगुणक होना चाहिए। यानी कि बेटा फाई बराबर 2m पाई, और यहां पर ध्यान रखें m बराबर 0 1 2 3 ऐसे ऐसे। पहला शर्त हमारा यह होगा, और बताइए कि यह शर्त आप लोगों को मालूम है कि नहीं है? बताइए। पीडीएफ तो पिछला का भी मिला था ना दोस्त,
पीडीएफ तो पिछला का भी मिला था ना, पीडीएफ तो मिलेगा ही मिलेगा, पीडीएफ कैसे नहीं मिलेगा भाई, पीडीएफ तो पिछला वाले का भी दिया हुआ था ना हमने। चलिए, पाई का समगुणक होना चाहिए, बिल्कुल सही। थोड़ा कम लोग जुड़े हुए हैं, थोड़ा शेयर करिए, सेशन को थोड़ा शेयर करिए, है ना। जो चैप्टर आप लोगों का थोड़ा वीक होता है ना, उसी में कम जुड़ते हैं आप लोग, कि और ज्यादा कमजोर हो जाए। जो कमजोर है उसमें तो अधिक लोगों को इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि चलो भाई ये वाला पोर्शन हमारा कमजोर है, इसको थोड़ा प्यार से देखते हैं, इसको थोड़ा और ज्यादा बढ़िया करते हैं, क्योंकि परीक्षा इससे ज्यादा पूछ सकता, अगर इसे पूछ दिया तो समस्या हो जाएगी। लेकिन आप लोगों के साथ है बिल्कुल उल्टा, जिस चीज को ज्यादा इंटरेस्ट के साथ देखना चाहिए, जिसको ज्यादा इंटेंस देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, उसी चीजों में आप लोगों की जो है ध्यान कम होती है, और वहीं पर लॉलीपॉप कराने लगो ना, देखो कितना मजा आता है आप लोगों को। जो चीज जानते हैं वही कराते रहे, वही गबगबाते रहेंगे हम। अरे भाई एक दिन आएगा जब आप गबगबा दिए जाइएगा, है ना। इसलिए मैं बता रहा हूं कि ज्यादा चक्कर में ना पड़ो। जो आसान है उसी को पढ़ाइए, जो आसान है उसी को पढ़ाइए। भारी वाला कौन पढ़ेगा ये बताओ मुझे। सारे आसान वाले तुम ही पढ़ोगे तो भारी वाला कौन पढ़ेगा, लग जाएंगे तुम्हारे, बता रहा हूं भाई मेरे। तो मैं बता रहा हूं 1 महीना है, एकदम से एकदम से एकदम से प्यार से बोल रहा हूं, 1 महीने जान लगा दो भाई, नहीं लगाओगे फिर तुम्हारे लग जाएंगे। चलो आओ, दूसरा नंबर में बता रहा हूं, कलांतर है। पथांतर की बात समझते हो आप लोग, पथांतर। अच्छा, पथांतर का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही होगा, पथांतर तो पता ही होगा, डेल्टा एक्स बराबर जो होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई होता है, और यहां पर इंटू में फाई होता है। चूंकि आपको बता दिया गया कि फाई बराबर जो हमारा होता है 2m पाई होता है। ओके सर, तो मैं क्या करूंगा कि डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई, बेटा अब फाई के जगह पर यहां पर 2m पाई रख दूंगा। पाई से और पाई को भोंक देता हूं, 2 से इस 2 को भोंक देता हूं बेटा। तो देखो ना, डेल्टा एक्स मेरा कितना बच्चा लल्ला मोरे, मेरा बच्चा m इंटू लेमडा। और आपको याद है m के जगह पे हमने क्या क्या चीजें ले रखी है, इतनी सारी चीजें हमने ले रखी है। तो मैं क्या बोलता हूं बेटा कि 2 नंबर में हमारी कहानी क्या हो जाएगी कि पथांतर जो होना चाहिए तरंग दायरे का पूर्ण गुणक होना चाहिए, है ना। दूसरा नंबर शर्त है कि पथांतर तरंग दायरे का पूर्ण गुणक होना चाहिए, पूर्ण गुणक होना चाहिए। तो ये दो आपके हैं, ये वाला और ये वाला, और ये दोनों बेटा आपको एकदम से याद कर लेना है, क्योंकि ये परीक्षा में आएगा तो आपसे छूटना नहीं चाहिए, ये छूटना नहीं चाहिए। इंद्रजीत, गुरुजी मेरा प्रणाम, अपने चरणों में स्वीकार करें। स्वीकार किया पुत्र। एनएसजी लिख रहे हैं, सर हम ध्यान नहीं देते हैं बिकॉज वी आर लीजेंड। क्या कहें आपको भैया, हम आप जैसे लोग हैं ना जो वही अगल बगल के लोग को भी प्रभावित कर रहे हैं, है ना। आपकी लीजेंड 5 साल बाद समझ आएगी, आपकी लीजेंडगिरी जो है ना बेटा 5 साल बाद समझ आएगी, सारी लीजेंडगिरी कहीं और से निकलेगी। उस समय आप बताइएगा सर वी आर लीजेंड, है ना, तब हम आपसे बोलेंगे कि लीजेंड भैया क्या हाल है, चिंता ना करो। आ जाइए। तो बेटा ये था हमारा पहला सवाल, और मुझे लगता है कि इस सवाल में बच्चों को दिक्कत नहीं होगा। क्या कहते हो बेटा? ये कब पूछा हुआ सवाल भाई? पता है कब पूछा हुआ है? ये 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये बेटा पूछा हुआ है कब हमारा सवाल? ये पूछा हुआ हमारा 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है कि 2023 में हमने करा हुआ इस सवाल को। अब हम लोग आगे क्या करेंगे? आगे आ जाओ। तरंगाग्र क्या है? अगला सवाल है बेटा, तरंगाग्र क्या है? तरंगाग्र जो है क्या है? अगर मैं बात करूंगा कि तरंगाग्र क्या है तो आप बताइए व्हाट इज वेव फ्रंट, है ना। तरंगाग्र क्या है तो आप अगर बताएंगे तरंगाग्र क्या है तो मैं आपके कमेंट के थ्रू पढ़ लूंगा व्हाट इज वेव फ्रंट, है ना। क्या है बेटा? व्हाट इज वेव फ्रंट? बताएं बताएं बच्चा, व्हाट इज वेव फ्रंट? मैं कमेंट देख रहा हूं आप सभी लोगों का, और बहुत आसान प्रश्न है। और ये बता है कितनी बार पूछा हुआ प्रश्न है? मैं बताऊं कितनी बार पूछा हुआ प्रश्न है बेटा? ये पूछा हुआ है 3 बार, 2014, 16 और 22 में। कब कब पूछा हुआ है? 2014, 2016
और 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है ये, और तीनों के तीनों जो है एनुअल एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, आपके फाइनल परीक्षा में पूछे गए हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं कि तरंगाग्र है क्या। इंग्लिश में व्हाट इज वेव फ्रंट, वेव फ्रंट होता क्या है। अच्छा, पानी में पत्थर मारे हो कभी? पानी में पत्थर, शांत पानी है जैसे कुआं है, या बाल्टी में ही पानी को ले लो, और बाल्टी में ही जब पानी को ले लोगे ना, बाल्टी में ही जब पानी को ले लोगे ना, और उसमें थोड़ा सा एक छपाक पत्थर डालोगे ना, तो जो होता है तरंग चारों ऐसे निकल के जाती है, गोल 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 बन के चारों तरफ, चारों डायरेक्शन में जाता है, उसी को बोलते हैं तरंगाग्र, वेव फ्रंट। प्रकाश की स्रोत, मान लीजिए हमारे पास कोई प्रकाश है, ये गोलीय स्रोत है, यहां बनाता हूं, ओके। अब पहली बार जैसे ही लाइट जलाते हैं आप, खचाक प्रकाश चारों दिशा में खचाक निकलता है, ये निकलता है चारों डायरेक्शन में, ये चारों डायरेक्शन से निकलता है, ठीक है। अब ये जब चारों डायरेक्शन निकलेगा ना, तो एक ऐसा सरफेस बनाइए जो सरफेस पर एक साथ निकले हुए सभी कण एक जगह हो, इसी को बेटा तरंगाग्र कहा जाएगा। इसी को क्या कहा जाएगा? तरंगाग्र। तरंगाग्र क्या कहते हैं? देखिए क्या है तरंगाग्र, है ना? क्या बोलिएगा? वेव फ्रंट। कितने लोग बताएंगे? वेव फ्रंट कितने लोग बताएंगे? यह 3 टाइप के होता है। सभी तरंगिकाओं को मिलाने वाली पथ को तरंगिका कहते हैं। किसी माध्यम में वह सभी कण देखिए देखिए इसको साधारण लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? किसी माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ, किसी माध्यम में बेटा खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर उपस्थित सभी कण, जिस पर उपस्थित सभी कण, है ना, कंपन की समान कला में हो। कंपन की कौन कला में हो? समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है। That surface in a medium in which, है ना, all the particle in same phase of vibration, है ना बेटा। देखो पानी में पत्थर मत फेंको, कोई पानी पीता है अपने चेहरे पे मुस्कान हमेशा बनाए रखो। साला कहां कहां से आ जाता है। सर इसका आंसर हम जानते हैं सर, हम बता दिए हैं। कल ऑफलाइन क्लास चलेगा? हाँ जी, क्यों नहीं चलेगा ऑफलाइन क्लास? बिल्कुल चलेगा। आज तो टेस्ट के चलते छोड़े हुए थे, कोई बात नहीं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए बेटा, अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। अगला सवाल क्या है? चलिए अगला सवाल काफी सुंदर है, तीसरा नंबर सवाल है, ब्रूस्टर का नियम क्या है? अगला सवाल क्या है बेटा हमारा? ब्रूस्टर का नियम क्या है? ब्रूस्टर का नियम क्या है? मैं फिर से बता रहा हूं, आपको बताना है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। व्हाट इज ब्रूस्टर्स लॉ? व्हाट इज ब्रूस्टर्स लॉ? देखिए काफी सुंदर सवाल है। व्हाट इज ब्रूस्टर्स लॉ? कितने लोग बताएंगे? कितने लोग बताएंगे व्हाट इज ब्रूस्टर्स लॉ? ब्रूस्टर का नियम क्या है? कितने लोग बताएंगे? आज सवाल ज्यादा नहीं है, लेकिन जो भी है इंपॉर्टेंट है। आज सवाल ज्यादा नहीं है, लेकिन जो भी है बेटा इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखा जाए, आइए देखा जाए। इसका उत्तर मैं लिखता हूं और इसका उत्तर आप याद कर जाए। इसका उत्तर बिल्कुल याद कर जाए, है ना, कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक, बेटा किसी माध्यम का अपवर्तनांक मतलब म्यू,
ठीक है, किसी माध्यम का बेटा जो हमारा अपवर्तनांक होता है म्यू, ध्रुवण कोण की ज्या के ध्रुवण कोण की स्पज्या के बराबर होती है। ध्रुवण कोण की स्पज्या के बराबर होती है, यानी कि बेटा जो म्यू है हमारा वह tan IP के बराबर होगा। वो ये ध्रुवणकर है, जो म्यू है हमारा बेटा वो tan IP के बराबर होगा। और IP जो है यहां आप इसको बेटा ध्रुवण कोण कहेंगे, आप इसको बेटा क्या कहेंगे, ध्रुवण कोण कहेंगे। और ये आपके 2 नंबर मुट्ठी में, ये 2 नंबर हुए आपके मुट्ठी में बेटा, इतना लिख देना है और 2 अंक अपनी मुट्ठी में कर लेना है। ये 2 अंक ले लेना है बाबू, एकदम बिल्कुल अपने मुट्ठी में कर लेना है ना। चलिए सर केमिस्ट्री नहीं चलेगा, अच्छा केमिस्ट्री चला दें, केमिस्ट्री चला दें, क्या बोलते हो, चला दें? अच्छा कितने लोग चाहते हैं कि केमिस्ट्री कल चला दें, कितने लोग चाहते हैं? ये ब्रूस्टर का नियम भी 2021 में पूछा हुआ सवाल है, ये ब्रूस्टर का नियम भी 2021 का पूछा हुआ सवाल है। सो आप लोग ध्यान रखेंगे इसको, है ना। सर गैस पेपर नहीं मिलेगा, मिला तो है ऋषिदेव जी, मिला तो है, कहां है आप? मिला नहीं है बच्चा, सभी लोगों को मिला? यस सर, यस सर, हाँ सर बोल रहा है सब, मैंने सभी लोगों को केमिस्ट्री की आवश्यकता है ना जी। 2021 में पूछा है, फिर 2014 में भी पूछा है, ये ब्रूस्टर का नियम 2014 में भी पूछा है। चलिए वोट फॉर केमिस्ट्री क्लासेस चलिए आ जाइए, आ जाइए यहां पर। अगला 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 व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक लिखें। व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक लिखें। बहुत आसान सवाल है। राइट एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस, इन इंटरफेरेंस। बताइए इंटरफेरेंस में बाटू आपको बताना है फ्रिंज की चौड़ाई की क्या होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराएंगे हम 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के शुभ अवसर पर सारे 12 वालों को 8 बजे बुलाएंगे ऑफलाइन में, और 11 बजे तक पढ़ा के पूरा खत्म कर देंगे ऑब्जेक्टिव एक दिन में। आइए बाबू फ्रिंज विड्थ की आपको लिखना है क्या, यहां पे व्यंजक लिखना है। तो अगर मैं यहां पर उत्तर लिखूं तो कबूतर निकल आएगा। ये W से हम लोग फ्रिंज विड्थ को दिखाते हैं, और यहां पर होता है हमारा डी लेमडा अपॉन डी, यहां पर होता है हमारा बेटा डी लेमडा अपॉन डी। यहां पर लेमडा क्या है, तरंग दैर्घ्य है। लेमडा क्या है बेटा, तरंग दैर्घ्य है। सारे लोग को मालूम है कि नहीं मालूम है? और चलिए आप लोग हमको जरा बताने का ये कष्ट करें कि यहां पर कैपिटल डी का क्या अर्थ है और यहां पर बेटा स्मॉल डी का क्या अर्थ है। इन दोनों का अर्थ समझाने का प्रयास करें, क्या है कैपिटल डी का मतलब और क्या है स्मॉल डी का मतलब, बताइए। देखिए बाबू, ये जो होता है ना, स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी होती है, स्रोत तथा बेटा पर्दे के बीच की दूरी है ना, याद रखना है आपको, स्रोत तथा पर्दे की बीच की दूरी। और ये जो होता है दो छिद्रों के बीच की दूरी, जो स्रोत का होता है ना, कोहेरेंट स्रोत, कला संबद्ध स्रोत, दो छिद्रों के बीच की दूरी। ठीक है लल्ला मोरे, यहां पर देख ले, दो छिद्रों की बीच की दूरी, ये रही हमारी W बराबर डी लेमडा अपॉन डी। तो ऐसे होता था फोटो हमारा, ऐसे होता था फोटो हमारा, ऐसे।
तो ये हमारा S1 होता था, ये हमारा S2 होता था, और यही होती थी हमारी D, यही होती थी हमारी D, और ये वाली हो गई हमारी कैपिटल वाली D, ये हो गई हमारी कौन सी वाली D, कैपिटल वाली D, ठीक है। एक हो गई, ऐसी होता था, ये वाली स्मॉल d, ये वाली कैपिटल D। क्लियर? देख लीजिए एक बार आप लोग, सर टेस्ट में आया था बहुत अच्छी बात है। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। पोलरॉइड क्या है तथा इसके उपयोग को लिखें। क्वेश्चन है पोलरॉइड क्या है, पोलरॉइड क्या है, इसके दो उपयोग लिखें। इसके क्या लिखे बेटा, दो उपयोग लिखें। पोलरॉइड क्या है, इसके दो उपयोग लिखें। व्हाट इज पोलरॉइड, व्हाट इज पोलरॉइड, राइट इट्स टू यूजेज, राइट इट्स टू यूजेज। क्या बोलते हो, क्या होता है पोलरॉइड बेटा, क्या है पोलरॉइड है बताइए, क्या है पोलरॉइड, कितने लोग बताएंगे। सर 5 नंबर वाला बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। 5 नंबर वाला प्रॉब्लम तो होगा, और 5 नंबर वाला अगर आपको प्रॉब्लम दूर करना है तो आप सभी बच्चों को गट्स दिखाना होगा, है ना। और आप लोगों को जब मैं 5 नंबर वाले सवाल कराऊं ना, तो जिद के साथ देखना होगा, जिद के साथ देखना होगा। अभी तो मैं इसका क्या बताऊं, कल तो मैं सोच रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव फिर 70 ला के प्रैक्टिस करा दूं, फिर परसों दिन मैं कुछ 5 नंबर वाले सवाल लेके आऊं, है ना। चार गो 5 नंबरिया लेके आएंगे, 2 घंटे में 4-5 नंबर वाले करा देंगे, फिर मजा आ जाएगा आप लोगों को। चलिए, पोलरॉइड क्या है भाई, देखो अध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं। ये प्रकाश जो है जिनका कंपन सभी दिशाओं में संभव है, जिनका कंपन सभी दिशाओं में हो रहा है ऐसे ऐसे, तो इनको बोला जाता है अध्रुवित प्रकाश। इनको क्या कहा जाता है बेटा, अध्रुवित प्रकाश। इनको कहा जाता है बेटा कौन सा प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश। ये अध्रुवित प्रकाश है। और इनको किसी कारणवश, देखिए अध्रुवित प्रकाश होते हैं जिनके कंपन सभी दिशाओं में होते हो। अभी मैंने क्या किया, इनको ऐसे हमने इनको वो कर दिया कि इनकी कंपन अब केवल 2 दिशाओं में ही हो रही है। इनकी कंपन बेटा केवल कितनी दिशाओं में हो रही है, केवल 2 दिशाओं में ही हो पा रही है। तो अब हम इसको बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश। इसको क्या कहते हैं बेटा, ध्रुवित प्रकाश, है ना। ये है हमारा ध्रुवित प्रकाश। तो ये अपना मन से हो गया होगा जी, ऐसे नहीं, कोई मशीन, कोई उपकरण, कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया होगा ताकि अध्रुवित प्रकाश के इसको ध्रुवित प्रकाश में बदला जा सके, बिल्कुल। तो वही यंत्र जिसका आपने उपयोग करके एक अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदला है बेटा, उसी को आप क्या कहते हैं, उसी को आप क्या कहते हैं, पोलरॉइड कहते हैं। तो पोलरॉइड क्या है, एक उपकरण है। पोलरॉइड क्या है बेटा, एक उपकरण है। हमारी बातों को ध्यान से समझिएगा, है ना। हम क्या लिख रहे हैं कि पोलरॉइड जो है बेटा एक उपकरण है, एकदम शांति से, क्योंकि यह परीक्षा में आएगा। पोलरॉइड एक उपकरण है, पोलरॉइड एक उपकरण है जिसका प्रयोग अध्रुवित प्रकाश को, जिसका प्रयोग अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करने के लिए किया जाता है, ध्रुवित करने के लिए किया जाता है। यह हमारा जो है पोलरॉइड का परिभाषा हो गया। अब इसके 2 उपयोगों को भी लिखना है भाई, इसका 2 उपयोग बताइए। तो पोलरॉइड के उपयोग क्या लगता है, कोई बताओ यार। पोलरॉइड के 2 उपयोग, और दोनों उपयोग को आपको यही लिखना है नीचे। तो पहला उपयोग मैं यहां लिखूंगा और दूसरा उपयोग मैं यहां लिखूंगा। बट लिखने का पहले आप लोगों से सुनना चाहूंगा कि आप लोग क्या बोल रहे हो। क्या लग रहा है आप लोगों को, बताइए।
देखिए पहला नंबर तो परिभाषा ही बता रहा है कि भैया ध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करने में, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं पहला उपयोग कि ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने में, ध्रुवित प्रकाश क्या करने में, प्राप्त करने में। और मालूम है एक चीज और है, यहां पर चकाचौंध दूर करना है। अगर जैसे गाड़ी आ रही है आगे से तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि बाप रे बाप कितना चकमकाता, लेकिन आप अगर पोलराइज्ड ग्लास लगाए हुए हैं तो आपको समस्या नहीं आएगी। चकाचौंध दूर करने में, चकाचौंध क्या करने में बेटा, दूर करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा पोलराइड की कहानी है। और बताएं हार्ट का फोटो भेजे अगर आप लोग क्लियर है, बताइए हार्ट का फोटो भेजे अगर आप लोगों का क्लियर है तो जल्दी से बताएं। ये 2012 और 2009 का है, ये 2012 और ये बेटा 2009 दो बार पूछा हुआ है। ये 2012 और ये 2009 में पूछा हुआ प्रश्न है। सर एप्लीकेशन पे पढ़ाइए ना, एप्लीकेशन पे क्या दूसरा ही पढ़ा लेंगे, एप्लीकेशन पे क्यों पढ़ा दे बताओ, एप्लीकेशन पे क्या दूसरा पढ़ा देंगे। अब मेरा खुद का एप्लीकेशन जो होगा नए साल में दिखेगा आप लोगों को, माय न्यू एप्लीकेशन है ना, ये मेरा खुद का ऐप होगा और जिस पर मैं अपने स्वयं के हिसाब से काम कर पाऊंगा। तो अगर आप लोगों के जो है ना अगले साल जनवरी में, अभी नहीं जनवरी में, आपके छोटे भाई बहन जो ऑनलाइन फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं आप जरूर हमसे इनरोल कराइए। ये न्यू ऐप जिसपे मैं मेरे अपने चैनल के नाम से चलेगा और वो मैं जनवरी में अपना एप्लीकेशन डेवलप कराऊंगा और जनवरी में हम लोग आप जो है इस बात की बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि जो भी बच्चा हमसे ऑनलाइन फिजिक्स पढ़ना चाहता है एप्लीकेशन पे वो कैसे पढ़ सकता है, कहां पढ़ सकता है। ठीक है, एक बहुत रोमांचकारी जर्नी होगी, मजा आएगा। एयरफोर्स नेवी सारे के बैचेज में इसी अपने नए वाले एप्लीकेशन पे ओपन करूंगा, चाहे वो एयरफोर्स नेवी हो या CUET हो या फिर हमारा जो है क्या बोलते हैं डिप्लोमा हो या पॉलिटेक्निक हो, सारी चीजों के लिए मैं इस पे ओपन करूंगा बैचेज। चलिए आगे बढ़े। हाँ हाँ, एक 500 ऑब्जेक्टिव होगा उस दिन, 500 ऑब्जेक्टिव होगा, बिल्कुल होगा बेटा। चलिए एक सवाल 2018 में पूछा है कि व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर स्पष्ट करें। प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन है कि व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर स्पष्ट करें। क्या करें बेटा, अंतर स्पष्ट करें, है ना। डिफरेंशिएट या राइट डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। क्या लगता है बच्चा, क्या लगता है बच्चा, बताओ हमको कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या अंतर है। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या अंतर है, कितने लोग बताएंगे, जल्दी बताइए। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या अंतर है। चलिए आ जाइए। 2 अंक के हैं तो 3 अंतर काफी होगा, 2 अंक के हैं तो 3 अंतर काफी होगा। इस साइड मैं व्यतिकरण लिख देता हूं और इस साइड में आपका विवर्तन लिख देता हूं। अच्छा देखो, चाहे वो व्यतिकरण हो चाहे वो विवर्तन हो, फ्रिंज दोनों में बनता है। फ्रिंज बेटा दोनों में बनता है, इसमें भी फ्रिंज बनेगा उसमें भी फ्रिंज बनेगा। लेकिन इसमें क्या होता है ना, प्रत्येक फ्रिंज की चौड़ाई एक समान होती है, लेकिन इसमें प्रत्येक फ्रिंज की चौड़ाई एक समान नहीं होती है। तो पहला हमारा जो अंतर है वही, सभी फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान होती है, सभी फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान होती है। सभी फ्रिंजों की चौड़ाई कितनी होती है बेटा, एक समान होती है। यहीं पर ठीक इसका उल्टा हो जाता है, ये सभी फ्रिंजों की चौड़ाई
एक समान नहीं होती है। पहला अंतर आप लोगों को आ गया समझ में कि सभी फ्रिंज जो होता है बाबू व्यतिकरण में एक समान होता है, लेकिन विवर्तन में एक समान नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है बेटा? बताइए, चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अगला बताइए, कोई अगला बताइए। बताइए कोई, चलिए आगे बढ़िए। अगला यहां पे दूसरा है कि बेटा सभी फ्रिंजों की तीव्रता भी समान होती है। सभी फ्रिंजों की बेटा तीव्रता भी क्या रहती है? समान रहती है ना बेटा? सभी फ्रिंजों की तीव्रता भी क्या रहती है? समान रहती है। और यहां पर देखिए दूसरा नंबर कि फ्रिंजों की तीव्रता क्रमिक रूप से घटती है इसमें, है ना? इसमें क्या होती है बेटा? फ्रिंजों की तीव्रता, ये याद कर लीजिए एकदम, फ्रिंजों की तीव्रता क्रमिक रूप से घटती है। और अगर मैं बता देता हूं आपको, अगर आप लोग दो अंतर भी लिखते हैं ना तो दिक्कत नहीं होगा। दो आप और लिखोगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, दो भी बहुत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए बेटा, आगे बढ़ा जाए बेटा। अगला एक और सवाल है आपके सामने कि प्रकाश वर्ष क्या है? ये कितने लोग बताएंगे? चलिए, प्रकाश वर्ष क्या है बेटा? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं प्रकाश वर्ष क्या है? व्हाट इज लाइट ईयर? प्रकाश वर्ष क्या है? व्हाट इज लाइट ईयर? व्हाट इज लाइट ईयर? जल्दी से बताएं, व्हाट इज लाइट ईयर? कितने लोग बताएंगे? बताइए। फास्ट, जल्दी से बताएं, प्रकाश वर्ष क्या है? व्हाट इज लाइट ईयर? क्या है लाइट ईयर? कितने लोग बताएंगे? अध्यारोपण की घटना, व्यतिकरण और प्रकाश वर्ष दूरी मापने की युक्ति है ना सोनी? आदित्य जी गलत है आपका बेटा। मात्रक है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे एकदम सुंदर, एकदम सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रकाश वर्ष क्या है बेटा? प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है। समझ गए बेटा? प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है। सारे लोग सही दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एकदम आसान सवाल है, एकदम आसान सवाल है। पता है 2020 में पूछा हुआ ये 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष क्या है। देखो उत्तर मैं इसका लिखूंगा कि प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी होती है। निर्वात में तय की गई दूरी होती है ना? और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है। इतना होता है। ठीक है, और देखिए ये जो प्रश्न है आप लोगों का, ये जो एक प्रकाश वर्ष के बाद जो आपने आपने प्रश्न देखे आपने बेटा, ये सारे प्रश्न जो है चैप्टर 10 से पूछे गए प्रश्न है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। चैप्टर किससे? 10 से, 2 नंबर वाले। और चैप्टर 10 से बेटा 2 गो और बहुत VVI 5 मार्क्स भी है जो मैं आपको करा चुका हूं वीडियो अपलोड
कर चुका हूं। आप लोगों से निवेदन है कि आप उन दोनों लेक्चर्स को जरूर देखें। कौन सा? हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या या अपवर्तन की व्याख्या, दोनों में से कोई एक आप उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, है ना। 5 नंबर में उसके पूछे जाने की संभावना बिल्कुल ज्यादा है। मैं बेटा आज थोड़ा लंबी जर्नी से आया हुआ हूं, जिसकी वजह से मैं आज के क्लास को थोड़ा लंबा नहीं ले जा पाऊंगा। आज के लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा और आप लोगों से विनती है कि जितना भी मैंने अभी आप लोगों को क्वेश्चंस कराया है, इस क्वेश्चंस को बेटा याद कर जाइए और कल एक नई एनर्जी के साथ मिलेंगे, नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे और एकदम कल तोड़ फोड़ करके रख देंगे हम लोग सवालों के सिलसिले को। कल क्या कराने वाले हैं? तो कल आपको बेटा हम शानदार 70 सवाल लेके आने वाला हूं। कल के लेक्चर में मैं क्या लेके आने वाला हूं? शानदार 70 सवाल। और वो शानदार 70 सवाल के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये शानदार 70 सवाल में आप लोग ये प्लस सवाल आंसर करेंगे। 65 प्लस आप लोगों का सही होगा। और क्या अगर मैं ये उम्मीद रखता हूं तो मैं गलत उम्मीद रखता हूं? बिल्कुल नहीं। हमारे सभी प्यारे भाई ये स्कोर कल जो हमारा शानदार 70 होने वाला है उसमें जरूर अचीव करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।